नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के उस स्पीच की जो आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून पैदा कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉरेन बफेट की स्पीच का हिंदी अनुवाद सुनने से पहले उनके बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। आप में से कई लोग वॉरेन बफेट से इत्तेफाक रखते होंगे और कुछ लोग नहीं। पहले जान लेते हैं वॉरेन बफेट कौन है। 91 साल के वॉरेन एडवर्ड बफेट अमेरिकी बिजनेसमैन और निवेशक हैं। वह मौजूदा समय में बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। वह दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं और जुलाई 2022 तक उसकी कुल संपत्ति 98 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिससे वह दुनिया के 8वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। वॉरेन बफेट के निवेश टिप्स को समझने और उन तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने हर प्रकार की असाधारण सफलता हासिल की है। अगर आप भी निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट की सलाह पर अमल कर सकते हैं। चलिए हाल ही में दिए गए उनके स्पीच का हिंदी ट्रांसक्रिप्ट आपको सुनाते हैं। वॉरेन बफेट का ट्रांसक्रिप्ट। इन लोगों में एक आम बात है कि इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। उनके अंदर क्षमता है। वह जानते हैं कि वह इस क्षमता के बलबूते हर मुश्किलों का मुकाबला कर सकते हैं। वह अपनी ऊर्जा और समय का इस्तेमाल अपनी मंजिलों को हासिल करने के लिए करते हैं। यह सराहनीय है। मैं आपको कुछ छोटी कहानियां बताना चाहूँगा, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। मैं उन दो महिलाओं की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपने बिजनेस को कई मिलियन डॉलर में बर्कशायर हैथवे को बेचा था। दोनों ने अपने बिजनेस की शुरुआत 2500 अमेरिकी डॉलर से की थी। यह उनकी जमा पूंजी थी। इसमें से एक महिला 1917 में सिटी आई थी और वह अंग्रेजी का एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। उसके गले में एक टैग लगा हुआ था। इस टैग पर लिखा था फोर्ट डॉज आयोवा, रेड क्रॉस। यहां आकर वह अपने पति के साथ मिली, जो काफी साल पहले ही इस देश में आ गया था। वह 2 साल तक अमेरिकी शहर फोर्ट डॉज में रही। इस दौरान उसे लगा कि वो क्या कर रही है। वह ना तो यहाँ की बोली सीख पा रही है और ना ही उसे बोल पा रही थी। उसके बाद उसने और उसके पति ने ओमाहा जाने का फैसला किया। वह 1919 में ओमाहा और रशियन यहूदियों की कॉलोनी में रहने लगे। यहाँ उन्हें अपनापन लगने लगा। इसके बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी स्कूल जाने लगी। स्कूल से आने के बाद बेटी फ्रांसिस अपनी माँ को आम बोलचाल की भाषा सिखाती, तो उसने उस दिन स्कूल में सीखी होती थी। महिला की जिंदगी चलने लगी। इन 20 सालों के दौरान उसके 4 बच्चे हो गए, जिनका लालन पालन करते हुए उसने कुछ सेविंग भी की। यह सेविंग उसने पुराने कपड़ों को बेचकर की थी। 1937 में महिला के हाथ में करीब $2500 की सेविंग थी। इसके बाद वह शिकागो गई अपने फर्नीचर स्टोर के लिए फर्नीचर खरीदने। कभी स्कूल नहीं गई थी। इस महिला का ख्वाब अपने फर्नीचर स्टोर खोलने का था, जिसके लिए उसने 20 साल तक $2500 की सेविंग की थी। उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए घर के बाकी सदस्य भी मददगार साबित हो रहे थे। इसके बाद महिला ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे उसने 1983 में तकरीबन $60 मिलियन में बेच दिया। महिला ने जिस कारोबार को $2500 में शुरू किया था, पिछले साल वह कारोबार $1.5 बिलियन तक पहुंच गया था। अब उनकी चौथी पीढ़ी इस फर्नीचर कंपनी में काम कर रही है। उस महिला ने हमारे लिए 103 साल की उम्र तक काम किया था। इसके बाद रिटायर हुई और पिछले साल ही उनका निधन हो गया। इस महिला का नाम है रोज ब्लम्किन, जिन्होंने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट नाम से फर्नीचर कंपनी शुरू की थी। यह कहानी उस महिला की है जिसे कुछ पढ़ना या लिखना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने जुनून से $1 बिलियन की कंपनी को खड़ा कर दिया। वह जानती थी कि काम कैसे किया जाता है। वह जानती थी कि कैसे कस्टमर का ख्याल रखा जाता है। मुनाफा कम लिया लेकिन काम उम्दा किया। मैं आपको एक और छोटे व्यापारी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उसके बिजनेस को टेक ओवर करने गया था, लेकिन उसने ऑफर को ठुकरा दिया। वह होशियार था। उसका जन्म मेरे जन्म से 8 साल पहले हुआ था, यानी उसका जन्म 1922 में हुआ था। हम उसे जैक बुलाते थे और वह मिडवेस्ट का रहने वाला था। वह बहुत अच्छा एथलीट था। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। मैं आपको उस शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने शायद आप पहचान लें। उसकी कंपनी अमेरिका में सबसे अधिक कॉलेज ग्रेजुएट को नौकरी देती है। कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे।
जैक कुछ साल के लिए कॉलेज गया था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। पढ़ाई में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उसने 1941 में नौकरी भी छोड़ दी थी। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला हुआ तो वह वायुसेना के पास गया और स्वेच्छा से भर्ती होने की कोशिश करने लगा। हालांकि फीवर की वजह से उसे भर्ती नहीं मिली। इसके बाद वह नेवी में गया और उसको भर्ती मिल गई। उसको एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर बिठाकर भेज दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने छोटे फ्लाइट एरोप्लेन को उड़ाया। उसे नौसेना से 2 विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस मिले और फिर वह वापस मिडवेस्ट आ गया। 23 या 24 साल की उम्र में वह लौट आया था और वो मिसूरी के सेंट लुइस में कैडिलैक डीलरशिप में पुरानी कार बेचने वाली कंपनी में सेल्समैन बन गया था। 35 साल की उम्र में वह सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गया और उसने अपने बॉस से कहा कि क्या मैं आपके साथ कार लीज के कारोबार में आ सकता हूँ। बॉस ने कहा ठीक है, अगर आप अपनी तनख्वाह को आधा कर दें और आपके पास 25,000 आएंगे जो उसने उधार लिया था, तो हम एक कार लीजिंग कंपनी में भागीदारी बन सकते हैं। जैक ने 35 साल की उम्र में कार लीजिंग व्यवसाय की शुरुआत की। उसके पास 7 कारें थी। उसके बाद जैक ने एक बिजनेस आइडिया अपनाया। जब भी फोन बजता था तो उसे 3 या 4 बार बजने देता था। लोग सोचते होंगे कि वह अन्य फोन का जवाब देने में बहुत व्यस्त होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे पूरा दिन में इक्का दुक्का कॉल ही आते थे। उसका पहला बिजनेस ठीक ठाक था, लेकिन ये उसके लिए एक सबक था। 40 साल की उम्र में वह 17 कारों के साथ रेंटल कार के बिजनेस में उतर गया। वह उन कंपनियों को टक्कर देने की कोशिश करने लगा जिनके पास हजारों गाड़ियां थे। उसने अपने कस्टमर बिहेवियर से रेंटल कार बिजनेस की एक ऐसी कंपनी शुरू की जिसका नेटवर्थ आज उस दौर की सभी कंपनियों को मिलाकर नेटवर्थ के बराबर है। उस आदमी का नाम जैक टेलर था और उसका एक बेटा एंडी टेलर मेरा अच्छा दोस्त है जो अब व्यवसाय चलाता है। अब उसकी 4थी पीढ़ी काम कर रही है। मैंने ये दोनों कहानियां इसलिए सुनाई ताकि आप ये सोचें कि बिजनेस कौन कर सकता है। बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन सवाल कस्टमर सेटिस्फैक्शन का है। कहानियां बहुत हैं और उदाहरण उससे ज्यादा। हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए। 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी शुरू करने से पहले वह 2 बार असफल हुए थे। मेरा मतलब है कि बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे गारंटी नहीं है, लेकिन आपको सीखते रहना चाहिए और अपने बिजनेस को सुधार के रास्ते में लेकर चलना चाहिए। देखना चाहिए कि आप अपने ग्राहकों के लिए क्या विशेष कर सकते हैं। जब इस शर्ट पैंट को मैं खरीदने गया था तो मुझे याद है कि उनका बिहेवियर कैसा था। मेरे दिमाग में उस कंपनी की छवि बन गई है। यह छवि अहम है। छवि बिजनेस का अहम हिस्सा है। सक्सेस और फेल अलग बात है, लेकिन आप सीखते क्या हैं ये अहम बात है। शुक्रिया।